अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन खबरों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त खबर तो ये है कि आखिरकार शरीफ बरादरान ने यूनुस हबीब के नित नए इंकशाफात से तंग आकर उन्हें हर जाने की धमकी भी दे दी और कानूनी चाराजोई का फैसला भी कर लिया है। और इसके साथ साथ आज हम बलूचिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में होने वाले एक सेमिनार पर भी बात करेंगे और साथ में ईरान से गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान तक आनी थी उस हवाले से बात करेंगे कि चाइनीज़ बैंक ने आखिरकार क्यों उस पाइपलाइन की फाइनेंसिंग का फैसला वापस ले लिया। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होता है मुजीबुर रहमान शामी साहब, और शामी साहब इस वक्त तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप इस्लामाबाद बहुत आने जाने लग गए हैं, क्या खबर है सर आज की? नहीं, मेरी जो इस्लामाबाद की मसरूफियात है ना वो गैर सरकारी होती हैं। अच्छा यानी मुख्तलिफ कोई अहले दानिश के, कोई सिविल सोसाइटी के, कोई NGOs के इजलास होते हैं, ख़ास तौर पर पिलडेट के इजलास होते हैं, तो उसमें मैं आता हूँ। कोई खुफिया सरगर्मियाँ नहीं है मेरी, ना यूनुस हबीब से मिला हूँ, ना ऐवान सदर गया हूँ, ना वज़ीर आज़म हाउस में झांका है। आप मुतमईन रहें, परेशान ना हो। लेकिन ऐवान सदर में आज कोई मीटिंग चल रही है, कह रहे हैं कियानी साहब भी वहाँ पे शरीक हैं। हाँ, ऐवान सदर में तो आज सदर साहब जो है उनकी सदारत बड़ी पक्की हो गई कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब अशफाक परवेज़ कियानी साहब दोनों उनके ज़ेर सदारत एक इजलास में मौजूद हैं और बाहम मशवरे हो रहे हैं और बड़ी कुर्बत का मुजाहरा हुआ है। देखिए, क्योंकि जो नेटो सप्लाई है ये अब ज़ेर बहस है और जो कौमी सलामती की कमेटी थी उसकी सिफारिशात जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में अब वो पार्लियामेंट के इजलास में ज़ेर बहस आनी है। सदर साहब ने पार्लियामेंट के इजलास से खिताब भी करना है, फिर उसके बाद एक जॉइंट सेशन भी होना है और उसमें अब ये मामला सारे जो हैं जो बिखरे हुए हैं उनको समेटना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है कि भाई हम तो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये देखिए, कैथोलिक शादी जो है उसमें तलाक नहीं होती और ये जो हिंदू शादी है उसमें भी तलाक नहीं होती। तो वो कह रही है, हल्दी कह रही है कि नहीं पाकिस्तान जो है अब उसके साथ तो रिश्ता पक्का है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे और ना उसको इजाजत देंगे हमें छोड़ के जाए। तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मामलात अपने दुरुस्त करने के लिए। ठीक है सर, क्योंकि अमेरिका ने तो खासा कुछ कर लिया है। अब देखिए, जो बलोचिस्तान पर एक हवा खड़ा किया गया था करारदाद का, उसको भी उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बार बार कहा हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा भी वो दिलजोई की कोशिश कर रहे हैं और ड्रोन हमले भी कर रहे हैं और देखिए आप नतीजा क्या निकलता है और किस तरीके से ये मामलात आगे चलते हैं। शामी साहब, इस वक्त जो तूफान मचाया हुआ है वो तो यूनुस हबीब साहब के इंकशाफात ने पहुंचाया हुआ है, इस वक्त एक मचाया हुआ है हर तरफ। और लाहौर में आज शहबाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जनाब हम हरजाना लेंगे, ये सब कुछ है जो सफ़ेद झूठ है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये अब क्या जरूरत आन पड़ी? उन्होंने तो ये कहा है कि जो NRO केस के पीछे छुपे हुए लोग हैं उनके इशारे पे ये काम हो रहा है सारा। मुस्लिम लीग नून तो ये कह रही है कि ये जरदारी साहब इसके पीछे हैं। अब पता नहीं इसमें कहाँ तक सदाकत है कहाँ तक नहीं है, लेकिन सियासत में तो फिर इसी तरह होता है। लेकिन यूनुस हबीब साहब का जो मुर्दा कब्र से निकला है वो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जब असगर खां केस की समाअत शुरू की है तो ये सारे बरामद हो गए। और आपको तो याद है कि हर मीडिया में शो में मुख्तलिफ जो है लोग कहते थे जनाब वो क्यों नहीं मुकदमा खोला जाता, वो मुकदमा इतना पुराना हो गया वो क्यों नहीं खोला जाता। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारे मुकदमे खुल रहे हैं तो वो मुकदमा भी खुल गया। अब अच्छा शामी साहब, खुलता ही चला जा रहा है। शामी साहब, अब ये बताइए कि ये खाली खुली धमकी होगी PMLN की तरफ से, ये वाकई कुछ ये प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, मुकदमा तो दायर कर सकते हैं। ये डेफेमेशन के जो मुकदमे हैं उनमें कौन से रोज फैसले होते हैं। आपको याद होगा कि एक नवाज शरीफ साहब और काजी हुसैन अहमद साहब के दरमियान भी एक लेन देन का तनाज़ा पैदा हुआ था। उन्होंने कहा जी मैंने 10 करोड़ दिया काजी हुसैन अहमद को। काजी साहब ने कहा मुझे तो नहीं दिया, ये कश्मीरियों की इमदाद के लिए पैसे कुछ दिए थे वो उनको पहुंचा दिए गए जो रिलीफ फंड था उनके लिए। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने मुकदमा कर दिया उन पर। उस मुकदमे का अब तक फैसला नहीं हुआ, तारीख भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। इसी तरह ये जो हरजाने के मुकदमे हैं और डेफेमेशन के मुकदमे हैं ये हो जाते हैं दायर, लेकिन फैसले बड़ी देर से होते हैं। होना तो ये चाहिए कि फैसले जल्द जल्द हों। मैं तो इस बात के हक में हूँ ताकि लोगों के खिलाफ अगर ज्यादती हो तो फिर उसका अजाला भी हो जाए उनकी जिंदगी में कम से कम। इस वक्त यूनुस हबीब साहब जो हैं, यूनुस हबीब साहब अब हर एक पे इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। ये जो पैसे हैं उस वक्त, मतलब जैसे आप बता रहे थे पिछले प्रोग्राम में भी आपने बताया था कि ये पैसे 88 के इलेक्शन में, ये IGI की तश्कील में नहीं, ये 90 के इलेक्शन में बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। देखिए, IGI बनी थी जनरल ज़ियाउल हक के
हादसे के बाद जी उस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातें थीं जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ थीं वो इकट्ठी हुई थीं। जी उस वक्त जनरल हमीद गुल जो थे वो आईएसआई के चीफ थे, बिल्कुल और उसके बाद जो रुखसत हुए हैं जब हमीद गुल, तो फिर आए हैं जनाब दुर्रानी साहब। जी और दुर्रानी साहब का कमाल ये है कि उन्होंने उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ पैसे भी इकट्ठे करके लोगों को फराहम किए अपने बकौल, जी और फिर उनको सफीर भी लगा दिया जर्मनी में पीपल्स पार्टी ने। तो गोया उनके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से भी रहे और पीपल्स पार्टी के मुखालफिन पर भी कुछ न कुछ अनायत उनकी होती रही। लगता है कि दो दिली से वो काम करते रहे। शामी साहब, एक दिल बेनजीर भुट्टो के साथ था और एक दिल उनके मुखालफों के साथ शामी था। साहब, आपने और पिछले असलम बेग प्रोग्राम साहब में जो थे, जी आपने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी, वो ये थी कि असलम बेग साहब जो भुट्टो जो ज़ियाउल हक की जो मौत थी, दरअसल वो इसलिए थी कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाए। आज फिर आपने असद दुरानी साहब के हवाले से भी यही बात की है कि ये कैसे मुमकिन था कि एक ही टीम पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में ला रही है और वही टीम उसी हुकूमत को खा भी रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इस टीम ने या जनरल असलम बेग ने कोई जनरल ज़ियाउल हक की शहादत में कोई किरदार अदा किया है। जी ये अगरचे के जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के साहबजादगान जो हैं और जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादगान जो हैं, एजाजुल हक और अनवारुल हक और हुमायूं अख्तर अब्दुल रहमान, ये इल्ज़ामात लगाते हैं जनरल असलम बेग पर और कुछ दूसरे लोगों पर। लेकिन मैं इस इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहता कि असलम बेग इसमें शरीक थे। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज का एक हिस्सा अगर शामिल ना होता ज़ियाउल हक की क्या हादसे में और उसकी जिम्मेदार ना होती उसके पास, तो हादसा कैसे होता। ज़ियाउल हक तो बहावलपुर गए थे और वहां फौजी एक तकरीब थी, ठीक है। टैंकों की नुमाइश देखने गए थे और फौज की निगरानी में, फौज की तहवील में उनका जो था तैयारा खड़ा रहा। तो उस वक्त ये बाज अनासर ऐसे मौजूद थे जो ज़ियाउल हक को रास्ते से हटाना चाहते थे जी। ताकि पीपल्स पार्टी का रास्ता कुशादा हो जाए और मुल्क में इंतखाबात हों। ठीक है, और फिर बिल्कुल आप ठीक। देखिए कि जुनेजो साहब जो हैं वो बहाली हो रही थी उनकी, जी सुप्रीम कोर्ट उनका इक़्तिदार जो है उसको रिवाइव कर रही थी, क्योंकि असेंबली बहाल करने के बाद उनकी वजारत उज़्मा भी बहाल हो जाती। जी तो असलम बेग साहब जो है वहां नमूदार हुए पूरी जर्नैली शान के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने जनरल ज़ियाउल हक का वो इक़दाम जिसमें असेंबली तहलील की गई थी उसको तो ख़त्म कर दिया, उसके खिलाफ तो राय दी, लेकिन जुनेजो साहब की हुकूमत बहाल नहीं की और ना असेंबली बहाल की। जी। और कहा कि देखिए ये इलेक्शन क्योंकि अब होने वाले हैं इसलिए इलेक्शन हो जाने चाहिए। बट वाई मिर्जा असलम बेग जो है वो दूसरे वक्त में कोशिश करते हुए नजर आते हैं, पैसे बांटते नजर आते हैं कि पीपीपी के खिलाफ जो है तमाम लोगों को पैसे दो ताकि इलेक्शन हार जाए। असल बड़ी दिलचस्प बात है, जी जनरल असलम बेग जो थे अगर जुनेजो को वजीर आजम बनने देते जैसे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही थी, जी तो फिर जुनेजो साहब पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ते बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, क्योंकि उनकी हुकूमत होती मुल्क में और चारों सूबों में। मगर जब वो रास्ते से हट गए और फिर एक बेयकीनी पैदा हो गई और बेनजीर भुट्टो जो हैं वो आती हुई नजर आई, तो फिर अब ये सूरत पैदा हो गई कि बेनजीर भुट्टो और बिला शिरकत गहरे आएंगी और इनके मुखालफिन तितर बितर हो जाएंगे, तो ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो किंग मेकर का किरदार कौन अदा करेगा। फिर ये हुआ कि जो मुखालिफ जमातें थीं उनको कायल किया गया, यानी ये कोई इजाद नहीं हुई कि मैंने ये कह रहा हूं, वो मौजूद थीं, उनके मुखालिफ वोट मौजूद थे, मुखालिफ जमातें मौजूद थीं। तो मुस्लिम लीग जिस तरह से थी उसको और जमात इस्लामी को और जमीयतुल उलमा इस्लाम जो समीउल हक वाली है उनको, और फिर ये एनपीपी बनाई हुई थी जतोई साहब ने, तो सारे लोगों को इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन में लड़ाया गया। तो उससे यह हुआ कि पीपल्स पार्टी कर्टेल हुई, एक तवाजुन पैदा हुआ और जनरल असलम बेग और उनके रफका जो थे वो किंग मेकर का किरदार अदा करते रहे, क्योंकि उनके हाथ में तवाजुन आ गया। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है, तमगा जमहूरियत दिया जी, एक ब्रेक का वक्त आ और गया। पंजाब हुकूमत जो थी नवाज शरीफ साहब की वो भी उनकी तरफ देखती थी मोहब्बत भरी नजरों से। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो। देखते रहिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے اسلم بیگ صاحب کے کردار کے حوالے سے. شامی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ اسلم بیگ صاحب ایک زمانے میں جہاں عدالت کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ کرو، اس کے بعد جسٹس افضل اللہ کی عدالت میں جاتے ہیں، بڑے تمطراق سے جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو بات ہی مافیوں تلافیوں پہ آ جاتی ہے. یہ تبدیلی کایا کلپ کیسے ہوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جرنیل ہوتا ہے نا، ریٹائرڈ جرنیل، جی جی. وہ ہاتھی نہیں ہوتا کہ اچھا مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 کا ہوتا ہے. ریٹائرڈ جرنیل تو بیچارہ ہے چمٹے سے پکڑ کے ادھر رکھ دیں یا ادھر رکھ دیں. تو اچھا اچھا اچھا. اب اب وہ ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اب وہ کرنو فرد تو نہیں ہو سکتا. اور اس وقت تو ذرا روب باقی تھا، اگرچہ اس وقت ہی ریٹائرڈ تھے زلہ صاحب کے دور میں، لیکن کچھ نہ کچھ یعنی بعد میں ریٹائر ہوئے. اس وقت تو چیف آف آرمی سٹاف تھا جب پیغام بھیجا تھا، جی جی بالکل. لیکن جب توہین عدالت کی کارروائی ہوئی اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے. لیکن بات اصل میں یہ ہے، اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل اسلم بیگ جب گئے تھے بہاولپور جی تو جی اپنے الگ جہاز میں گئے تھے، اور بالکل جب ٹھیک. یہ سانحہ ہوا بہاولپور کا تو وہ الگ جہاز میں واپس آ رہے تھے. راستے میں ان کو پتا چلا کہ ضیاء الحق کا جہاز گر گیا ہے. جی وہ واپس نہیں گئے، سیدھے وہ پہنچے پنڈی اور پھر صدر اسحاق کے پاس گئے. اور میں نے سنا ہے کہ جب وہ میٹنگ بلائی گئی جی جی. تو انہوں نے صدر غلام اسحاق سے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں. تو اچھا غلام اسحاق بڑے ان کو تعجب ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہیں حضرت جو ہیں خود قبضہ کرنا لے اقتدار پر. اچھا اچھا تو اچھا. وہ اسلم بیگ صاحب ہمیشہ جو ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار رہے ہیں. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو اب جی تو دیکھیے ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور میڈیا آزاد ہے اور عدلیہ بھی آزاد ہے. ہاں تو اب یہ اس ایک کے اہم سامنے بات ہے. تو معافی. ابھی جسٹس طارق محمود کہہ رہے تھے مجھے تو بڑا افسوس ہوا، میرا تو خیال تھا وہ معافی نہیں مانگیں گے. اور میں نے کہا بھائی اگر عدلیہ کا احترام کریں تب مشکل، نہ کریں تب مشکل. تو بڑا انہوں نے اچھا کیا معافی مانگ لی، وگرنہ ایک اور مقدمہ چل رہا ہوتا توہین عدالت کا. اچھا شامی صاحب، آپ نے جو بات وہ آپ کی بیچ میں رہ گئی کہ وہ جو اسلم بیگ صاحب کا کردار تھا اس پوری توڑ پھوڑ میں، وہ اس کے اوپر آپ بتا رہے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ جو تھی یہ خود کر رہے تھے دیکھیے کہ بیچ میں اسلم بادشاہ بیگ گری صاحب بھی جو کریں. تھے، اسلم بیگ تھے کنگ میکر. جی وہ بے نظیر بھٹو کو بھی طاقت دے رہے تھے. ادھر نواز شریف صاحب جو تھے ان کی جو صوبائی حکومت تھی اس کو مسلسل آکسیجن فراہم کرتے تھے. جب بے نظیر اور مرکزی حکومت غالب ہوتی نظر آتی تھی کسی وقت، وہ ایسا بیان دیتے تھے کہ پنجاب حکومت قائم ہو جاتی تھی. ایک توازن قائم کر رہے تھے، لیکن اس میں ان کا اپنا بھی ٹور بنی ہوئی تھی. جی لیکن ہوا یہ کہ وہ اسی نشے میں انہوں نے ایک خارجہ پالیسی کے معاملے میں یہ جو عراق کی جنگ ہوئی کویت کی، اس میں ایک موقف اختیار کر لیا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ جتوئی صاحب وزیر اعظم بن جائیں، وہ نہیں بن سکے، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا پڑا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد اسلم بیگ صاحب وہ ایک اپنا ایک بڑا ان کی پوزیشن ایسی رہی طاقت کی، لیکن پھر ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا. تو یہ پھر 90 میں جو کچھ ہوا اس کو آپ دیکھیے اسی تناظر میں. اچھا انہوں نے بے نظیر شمس صاحب جو یونس حبیب بتا رہے ہیں اس وقت صورتحال میں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ الزائمر کے مریض ہے، جس میں مریض کی یادداشت جو ہے وہ گنڈے دار ہو جاتی ہے، کچھ باتیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ باتیں بھول جاتا ہے اور کچھ باتیں یاد رکھتا ہے. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جس عمر کے مرحلے پہ ہیں ان کی یادداشت بھی ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہوگی جس طرح پہلے تھی. اور ان کے کئی بیانات پرانے ہیں، انٹرویوز ہیں، لوگ چھاپ رہے ہیں، اور انہوں نے ان میں کچھ مختلف باتیں کی ہیں، آپ مختلف باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ایک تہلکہ تو مچا دیا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حبیب بینک میں بھی اور پھر مہران بینک کے ذریعے بھی آئی ایس آئی کو اور مختلف سیاست دانوں کو پیسے فراہم کیے. 90 میں تو بے نظیر بھٹو کے خلاف سارا کام ہو رہا تھا، اور 93 میں پھر وہ صوبہ سرحد کی حکومت توڑی گئی صابر شاہ کی، تو وہ کہتے ہیں آفتاب شیرپاؤ کو پیسے دیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو میں نے کام کیا تھا اس کی تلافی کی ان کی حمایت کر کے. اصل میں دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جو ہماری پیپلز پارٹی تھی اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ جب وہ برسر اقتدار آئی تو وہ دیکھتی کہ جو آئی ایس آئی نے تجاوز کیا ہے یا یونس حبیب نے تجاوز کیا ہے ان کا احتساب کیا جائے.
जी बिल्कुल। और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसकी बजाय उन्होंने सोचा कि गंगा बह रही है, खुद भी हाथ धो लो। तो अच्छा फिर अच्छा। उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ पैसा इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पाकिस्तानी सियासत पर यह एक ऐसा दौर रहा है जहां बस चांद निकला तो हमने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। जी तो पाकिस्तान, बस आप समझे, एक वबा फैल गई थी, वो सबको लपेट में ले रही थी। अच्छा तो शम्स ये साहब, एक अजीब दौर था। जी शम्स ये साहब, महाजराई जो थी जी पीपल्स जी पार्टी के उसके मुखालफों के दरमियान, वो इंतहा को छू रही थी जी। और उसमें किसी चीज का कोई लिहाज और ख्याल नहीं रखा गया। ये बड़ा अफसोसनाक दौर है पाकिस्तान की तारीख का। शम्स साहब, 3 किरदार हैं जिन्होंने मान लिया है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पैसे निकाले। जनरल असलम बेग, जनरल असद दुरानी और यूनुस हबीब। ये तीनों कहते हैं कि जी हमने हबीब बैंक से पैसे निकाले जो इनके नहीं थे। सबसे पहले हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पहले तो तुम तीनों आ जाओ और हमें पैसे दो 1 अरब 42 करोड़ रुपया बमा सूद के, और असलम बेग साहब भी अदा करें और जनरल असद दुरानी साहब भी अदा करें, लेकिन हम आगे चल पड़े, एक कदम असल मुजरिमों को छोड़ दिया, दूसरों के पीछे हो लिए। देखिए, बात यह है कि यूनुस हबीब साहब ने जो पैसे लिए थे जाली अकाउंटों पे, वो तो वापस कर रहे हैं। अभी भी नैब ने उनको मोहलत दी है 3 साल की, और उनका बयान यह है कि मैं असल जर तो वापस कर चुका हूं, यानी 1 अरब से जायद की रकम तो वो वापस कर चुके हैं बैंक को। ठीक है। अब जो सूद है उसको अदा कर रहे हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज माशाल्लाह मौजूद हैं, बिजनेस मौजूद है। एक आदमी एक मामूली कारिंदे से इतना बड़ा बैंकर बनता है तो उसमें कोई जौहर तो होगा, कोई जहानत भी होगी। जी और ये जहानत के करिश्मे भी आप देखिए। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसमें असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब, उनको मालूम था वो डाका डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये पैसा नहीं था कि चंदा इकट्ठा करके आप पैसा दे दें। अगर चंदा इकट्ठा करते वो भी गलत बात थी, ठीक है। और इंडस्ट्रियलिस्ट से लेते वो भी गलत बात थी। लेकिन आप चलिए कहते हैं इलेक्शन में पैसे इकट्ठे करते हैं लोग। मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे लड़ती हैं, ये पैसा कहां से आता है? हाँ। चंदा इकट्ठा होता है, लोग देते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने तो बैंक के पैसे, लोगों के पैसे निकाले ना जी, और जाली अकाउंट खोल के। बिल्कुल। अब वो यूनुस हबीब साहब तो उसको भुगत रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये सब लोगों को भुगतना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो सियासी जमातें हैं उनकी फंडिंग का भी तो इंतजाम होना चाहिए ना जी। कोई ऐसा निजाम हो, उनको क्लियर हो, सबके सामने हो कि इनके पास चंदा कहां से आया है, कहां गया है। जी हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चंदा देते हुए घबराते हैं, मंजर आम पर नहीं आते, चोरी छुपे पैसे देते हैं क्योंकि वो डरते हैं हुकूमत से। जी। अब वक्त आ गया है कि इजाजत होनी चाहिए इसकी खुलेआम, कि जो आदमी एक हदूद क़यूद बना दी जाए, उसके मुताबिक चंदा दे सकता है वो दे। अमेरिका में भी और दूसरे मुल्कों में भी ये हदूद क़यूद मौजूद हैं। पाकिस्तान में अब चोरी चंदे का रवाज खत्म होना चाहिए जी। और सनतकार और आम आदमी भी, हर आदमी का यह हक है कि वो जिसको चाहे चंदा दे और उसकी रसीद ले। शम्स साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है। को ब्रेक के बाद मैंने आपसे ये पूछना है कि इम्तियाज बिल्ला साहब सामने आते हैं और फिर यूनुस हबीब सामने आते हैं, टारगेट एक ही मुश्तरका नजर आता है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, इस पर भी बात होगी। मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं 363102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, इम्तियाज बिल्ला और यूनुस हबीब, इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात हो रही थी। देखिए, ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब जो थे वो ISI के बाकायदा मुलाजिम थे, फौजी अफसर थे। तो उनको तो वही कुछ करना था जो उनके हुकाम ने कहना था। ठीक है। जब कोई फौजी अफसर जो काम करता है वो अपने अफसर के ताबे करता है, इसलिए उनका मामला बिल्कुल अलग है। और यूनुस हबीब जो हैं उनका मामला बिल्कुल अलग है। वो एक प्राइवेट सिटीजन थे, लेकिन जाहिर है लालच में, हवस में, आगे बढ़ने के शौक में फिर वो भी ताबेदारी करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं। और असलम बेग साहब से क्योंकि उनकी दोस्ती चली आ रही थी और इसलिए उन्होंने अपने कमालात दिखा दिए। तो बहरहाल जो भी किया किसी न किसी के हुक्म पर ही किया, कि खुद कैसे कर सकते थे। जी शम्स साहब, आप इस्लामाबाद में आज एक बलूचिस्तान में सेमिनार हुआ और जो वहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस हुई, उनकी तो कुछ सूरत हाल बताएं।
देखिए बलूचिस्तान पर एक सेमिनार हुआ जी जी जिसमें बहुत से लोग शरीक थे। मीर हासिल बदिंजर साहब थे, जनाब जनरल हमारे थे मोइनुद्दीन हैदर थे, और बहुत दूसरे लोग भी थे पॉलिटिकल पार्टीज के, अपने कायरा साहब भी जी थे। जी। अच्छा। और मतलब हाँ, तो ये असल बात, ये बहुत दानिश्वर मौजूद थे, पिलडेट वालों ने इसका एहतमाम किया था। लेकिन अब गुजारिश ये है कि वहाँ ये बात हुई कि बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस है ना, पहली बात तो ये उनको तलाश किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। जिन लोगों ने, देखिए एनएफसी के भी यानी एनएफसी के 600 से जायद जो अरकान हैं या कारकुन हैं या अफसर हैं या जवान हैं वो शहीद हुए हैं, वो भी तो किसी ने मारे हैं ना। ठीक है। 1500 के करीब सेटलर्स को मारा गया है, हजारों वालों को मारा गया है, हजारों लोग वहां से अपने घर बार छोड़ के पंजाब में और सिंध में आ गए हैं। तो ये सब लोग जो हैं, इनके भी तो जिम्मेदार कोई है ना, जी, इनके बिल्कुल। तो मुजरम हैं, उनको भी तो पकड़ना चाहिए। ठीक और है। जो बलोच नौजवान हैं जिनमें से जिनकी लाशें मिल रही हैं, उनके कातलों को भी पकड़ना चाहिए। देखिए ये तो जरूरी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो कत्ल हुए हैं लोग, उनके कातलों का सुराग लगाए, एक बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहां लोगों को उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान की रियासत में रहकर अपने मसाइल हल करना चाहते हैं वफाक के अंदर, उनसे बातचीत होगी। और इस हवाले से बड़ी दिलचस्प बहस हुई कि जो ये हमारे वो लोग नौजवान हैं जो कुछ भी हैं, वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। जी। तो फिर हमारे मीडिया में कैसे कवरेज दी जा रही है उनको, हाँ, ये बड़ा उनके इंटरव्यूज कैसे बिल्कुल नशर हो रहे ठीक है। ये एक बड़ा अहम सवाल है ना। जी। दुनिया में पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क है? तो वो मोहतरमा आसिया रियाज ने वो मार्गरेट थैचर का बयान पढ़ के सुनाया 1988 में। आयरलैंड के जो बागी थे और जेरी एडम या क्या नाम था उसका, उन्होंने उनको बैन कर दिया और कहा ये आपको बीबीसी पर नहीं नजर आ सकते, टीवी पर, रेडियो पर। और मार्गरेट थैचर ने कहा कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको पब्लिसिटी की ऑक्सीजन ना दी जाए। अच्छा। इनको पब्लिसिटी की ऑक्सीजन ना दी जाए। और जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उसकी असेंबली ने भी रेजोल्यूशन किया कि टेररिस्टों की कवरेज के लिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए, इससे इनका पैगाम फैल न जाए। तो जो लोग बंदूक उठा के बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी जो है उसको शार बना रहे हैं, उनको आप टेलीविजन के स्क्रीन पर लाकर क्या खिदमत कर रहे हैं मुल्क की और कौम की? इसका मतलब है बरामदा पहली बात मुफ्ती या हरबियार मरी टीवी पे ना आए। कोई हो जो कहता है कि मैं तशद्दुद से मामला तय करना चाहता हूं, जो कहता है मैं वफाके पाकिस्तान से अलग होकर बात करना चाहता हूं, उनसे बातचीत तो हम करेंगे, उनको सलाह देंगे, मशवरा देंगे, भाई ऐसा ना करो, जज्बात को काबू में करो। लेकिन उनके भोंपू नहीं बनेंगे, उनके भोंपू ना बने आप। उनसे हमदर्दी करें, उनको थपकी दें, उनको सोचने पर मजबूर करें। अगर वो सोचने पर मजबूर हो जाएं, रीथिंकिंग करें, तो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर वो अपनी बात पर अड़े रहें तो फिर रियासत जो होती है उसको अपना काम करना होता है। अगर आप गोली चलाएंगे जी तो जवाब में गोली चलेगी। शम्स साहब, एक और अहम खबर है कि वो ईरान से जो पाइपलाइन आनी थी पाकिस्तान तक, उसकी जो फाइनेंसिंग है उसमें जो चाइनीज बैंक है वो तो निकल गया। अच्छा, अब अमेरिका, आपने एक दफ़ा इशारा तो किया था एक प्रोग्राम में कि अमेरिका वहां तक भी असरअंदाज होगा, तो क्या हो गया? अब हम ये समझे कि ये किस्सा ख़त्म? असल में हम पाकिस्तानी जो हैं बड़े जज्बात से सोचते हैं, हम खुली आंखों से जायज़ा नहीं लेते। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। जो भी बैंक ईरान के साथ डील करेगा वो अमेरिका में उस पर पाबंदी लग जाएगी, वो अमेरिका में काम नहीं कर सकता। ठीक है। और वो वहां उसकी तरफ से कोई एलसी नहीं खुल सकती, डॉलर में कारोबार नहीं कर सकता वो। तो इतना बड़ा चाइनीज बैंक है, उसके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाती, इसलिए वो गुरेजा हो गया है। अब आपको कोई ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये डॉलर इसमें बीच में इन्वॉल्व ना हो और कोई ऐसा बैंक जो भी ये काम करेगा वो वहां ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये कहते हैं कि रूस इस पर तैयार है जी, कि रूस कह रहा है कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर देता हूं और ये लाइन जो है वो उसको बिछा देता हूं। ईरान के बारे में भी कहते हैं कि वो भी फाइनेंसिंग के लिए तैयार है। तो इस तरह के कोई आपको गैर मामूली रास्ते तलाश करने पड़ेंगे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये रास्ते मिल जाएंगे। अगर सांप जिंदा रहा
और लाठी भी टूट गई तो क्या फायदा हुआ? अच्छा ये सोचना पड़ेगा ना, ये सारी चीजों को सोचना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, जज्बात से नहीं। शामिद साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हमारे सवालात और आपके सवाल बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनके सवालात फेसबुक से और फ़ोन पर होंगे और शामिद साहब के जवाबात होंगे। 0423636802 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामिद साहब, आज जो सबसे पहला सवाल है वो फेसबुक पे है। मियाँ ज़ीशान आरिफ साहब हैं, ये किसी बैरूनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो ईरानी तलबा पढ़ते हैं वो मुझे ये बताते हैं और ताना देते हैं कि जैसे ही खुदा न खास्ता अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए दी थी। देखिए, पहली बात तो यह है, पाकिस्तान में आप किसी फर्द वाहिद की हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है और पार्लियामेंट मौजूद है। कोई माई का लाल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो जुर्रत कर सके कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे। पाकिस्तानी कट के मर जाएंगे, इसकी इजाजत नहीं देंगे। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये नोट कर लें कि जब इराक और ईरान के दरमियान जंग हो रही थी जी और अरब मुल्कों का पाकिस्तान पर दबाव था, उस वक्त पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है ईरान को। ये तारीख इसकी शाहिद है। तो ईरानी तालिब इल्मों को चाहिए कि वाकयात मालूम करें तारीख के, और पाकिस्तान ने जो उनसे एहसान किया या नेकी की उसको याद रखें। जी। पाकिस्तान में मुतअद्दिद लोग मौजूद हैं जो इसकी शहादत देंगे। यहां से सारी सप्लाई होती रही है फूड आइटम्स की और दूसरी चीजों की, और ईरान को हमने सपोर्ट किया इस लिहाज से उनकी सप्लाई बंद नहीं होने दी। इफ्तिखार साहब हैं तो पाकपतन से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम जी। जी अच्छा जी शामिद साहब, चूंकि आपका फरमाएं जनाब। जी शामिद साहब, मेरा हाँ जी, एक सवाल है कि आपका तलब चूंकि पाकपतन से है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप कहते हैं कि आप तमाम बातें जो डायलॉग से करें बजाय के बंदूक से। तो पाकपतन से 200 किलोमीटर दूर लाहौर है और 200 किलोमीटर मुल्तान है। इधर कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही इधर यूनिवर्सिटी है। तो खुदारा हमारी आवाज ऊपर उठाए। भाई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि उसको रेडीमेड लगा के हर जगह लिए फिरे कि वहां यूनिवर्सिटी बना दे। आपको याद है, पहले तो जब पाकिस्तान बना है उस वक्त यहां पंजाब यूनिवर्सिटी थी बस, और अभी तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में भी और सारी इधर इलाकों में मौजूद है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी बन चुकी हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी साहिवाल में अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी कायम हो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छा होगा। या पाकपतन में भी कायम हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। शामिद साहब, पाकपतन को अलग सूबा ना बना दिया जाए? देखिए, पाकपतन जो है एक बड़ी मुकद्दस सरजमीन है। यहाँ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जो हैं, बिल्कुल, उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया, बिल्कुल, और उनकी वो यहाँ उनका मदारे मुबारक है। तो पाकपतन तो इस काबिल है कि यहाँ जितनी यूनिवर्सिटियां चाहे बना दी जाए। बिलाशुबा यहाँ बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की यूनिवर्सिटी कायम रही है, उसने इस्लाम का पैगाम फैलाया है दूर नजदीक। शाकिर साहब हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। जनाब वालेकुम सलाम। जनाब अली। शामी साहब से मुझे तो शिकवा है। फरमाएं जनाब। बहुत जज्बाती आदमी है आप खुद, और हाँ जी हुक्म। जी हुक्म नहीं, अर्ज है कि ये मार्शल्ला लगाने का असलम बेग को मशवरा दिया गया था। किसने मशवरा दिया था? मोहतरमा ने इनको तमगा जमहूरियत दिया है। बेनिफिशियरी जो है गुलाम इसाक और जनरल महमूद अली दुर्रानी हैं। ये देखें, वसीम सज्जाद और असलम नासिर जाहिद के जरिए पैगाम पहले भिजवाने की कोशिश की गई थी हलीम को, इसके बाद असलम बेग को पैगाम दिया गया। तो ये पैगाम किसका था? जी भाई, पैगाम तो असलम बेग साहब का अपना ही था ना, और किसका होना है? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद थे। आप थोड़ा सा याद करें उसको। तो असलम बेग साहब जो है, मैंने कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूं उनका, और वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, और कमालात तो उनके आप खुल रहे हैं, वो जाने आप अदालत जाने। हुसैन साहब हैं यूरोप से। जी अस्सलाम वालेकुम हुसैन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब आपसे एक सवाल था, ये हमारी आर्मी के बारे में। हाँ जी। ये हमारे आर्मी का जो सियासी विंग है,
یہ تقریباً دنیا کے اور ممالک کا بھی ہے. تو اس سے اب اس کے بارے میں جو میڈیا میں آتی ہے کہ آرمی کا اگر آرمی مارشل لگاتا ہے تو بھی جو ہماری میڈیا ہے اس کی مخالفت کر اور اگر اس کا سیاسی ونگ ہے تو اس کے اگر نقصانات ہیں تو اس کے فوائد بھی تو بہت زیادہ ہیں. تو آپ سے گزارش ہے جو اس کے فوائد ہیں ان پہ بھی آپ روشنی ڈالا کریں. جی حسین صاحب. دیکھیے آرمی کا کوئی سیاسی ونگ نہیں ہے, یہ آئی ایس آئی کے سیاسی ونگ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ونگ جو تھا وہ بھٹو صاحب نے قائم کیا تھا. اس ونگ کو نہیں ہونا چاہیے, اس سے آئی ایس آئی متنازع ہوئی ہے. آرمی ہمارا بڑا قابل احترام اور قابل فخر ادارہ ہے. آئی ایس آئی جو ہے اس کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے, لیکن یہ سیاسی ونگ ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں جو اب سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث ہیں. تو مناسب یہی بات ہے کہ اس ونگ کو بند کر دیا جائے. یہ قومی ادارے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کے تحفظ کے لیے, اور ان کو اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے. اگر یہ وہ کام کریں گے. جی عدنان صاحب ہیں پاک پتن سے. شامی صاحب جی السلام علیکم. عدنان صاحب. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام. جی شامی صاحب میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سنس 1947 سے اور 1956 تک ہمارے 8 وزرائے اعظم چینج ہو چکے تھے. تو کیا یہ پاکستان کی قسمت ایسے رہے گی کہ آرمی یہاں پہ راج کرے گی اور ہم لوگ پستے چلے جائیں گے؟ آئی ایس آئی جیسے مقدس ادارے جو ہیں, آپ نے کہا کہ قومی سلامتی کے لیے قائم ہوئے ہیں, ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ پیسے لے کے آپ یہ الیکشن لڑوائیں؟ آج کل یہ موضوع بڑا چھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیے گا. ماشاءاللہ آج تو پاک پٹن سے کالے آ رہی ہیں, بڑی مبارک کالے ہیں. جی اور بھائی بات یہ ہے کہ جو 8 وزیر اعظم بدلے گئے تھے تو وہ غلط تھا نا. اگر الیکشن ہو جاتا, نئی حکومت آ جاتی, اس وقت الیکشن نہیں ہونے دیا اور مارشل لا لگ گیا ایوب خان صاحب کا, تو اب تو 4-5 سال, اب تو 4 سال سے وزیر اعظم موجود ہیں. وہ کہتے ہیں گیلانی صاحب کہ میں سب سے زیادہ کام کرنے والا جمہوری وزیر اعظم ہوں, میرا ٹینور سب سے لمبا ہے. تو یہ ہم جمہوریت چلنی چاہیے, لیکن جمہوریت کو اچھا ہونا چاہیے, گڈ گورننس ہونی چاہیے. شامی صاحب جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں ہے. شامی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل دوبارہ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.